हेलो गाइस, साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सबों के लिए आज हम 10th क्लास के इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को लेकर आए हैं और इसके हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कराने वाले हैं। साथियों, मेरा लक्ष्य है कि इकोनॉमिक्स को हम लोग 10 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है साथियों। और अगर आप हमारे इससे पहले हमने इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समाप्त किया है, उसके सभी वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स के टोटल 50 प्रश्नों को देखेंगे और ये आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग लास्ट तक जुड़े रहेंगे और इसे लाभ प्राप्त करेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं पहला प्रश्न और पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है मेरे साथियों, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली? पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? जिसका प्रति व्यक्ति आय कम हो, जहां अशिक्षा ज़्यादा हो, जहां रोजगार के लिए लोग तड़प रहे हों, जहां कल कारखानाएं नहीं हो। तो भाई बताइए, क्या पंजाब के लोग का प्रति व्यक्ति आय कम है, या केरल के हैं, या बिहार के हैं, या दिल्ली के हैं? तो मेरे साथियों, केरल भी बेहतर स्थिति में है, पंजाब भी है और दिल्ली भी है। लेकिन हम लोग देखें तो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य अगर देखें तो बिहार है मेरे साथियों, हमारा बिहार है, ये सबसे पिछड़ा हुआ राज्य। केरल की जहाँ तक सवाल है, केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो संपूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया, पूर्ण साक्षर राज्य है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भाई, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, रूस, भारत या कोई नहीं? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था है ना, ये 3 प्रकार की। एक अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी और एक होती है मिश्रित। ठीक है साथियों, अमेरिका के अंदर तो पूंजीवादी हैं, रूस के अंदर समाजवादी हैं और भारत में क्या है? तो हमारे भारत में दोनों हैं। ठीक है साथियों, इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? तो मेरा प्यारा भारत है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो देखिए साथियों, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि से क्षेत्र कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और औद्योगिक क्षेत्र ये द्वितीय क्रियाकलाप में आते हैं। तो इसमें प्राथमिक पूछा गया है, तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? कृषि क्षेत्र होंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 या इनमें से कोई नहीं? साथियों याद रखिएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? योजना आयोग के बारे में पूछा गया है, तो याद रखिएगा हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष हुआ करते हैं। हमारे भारत में जब योजना आयोग लागू हुआ प्रथम बार, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वही हमारे योजना आयोग के उस समय अध्यक्ष थे। लेकिन 2014 में इसका नाम बदल गया और ये योजना आयोग के जगह पर अब आता है इसका नाम नीति आयोग। अभी अगर पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई 1988, 1989, 1990, 1991। साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा कि ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये कब लागू हुई? तो याद रखिएगा 1989 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1951, 1952, 1954, 1956। मेरे साथियों याद रखिएगा, हमारे भारत देश के अंदर प्रथम बार जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, वह 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन कब हुआ था? तो मेरे साथियों याद रखिएगा 1952 में हुआ था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? अभी हमने बताया है कि हमारे मोदी जी को पसंद नहीं आया योजना आयोग,
तो उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और इसका नाम क्या रख दिया, तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका नाम बदल कर रख दिया गया नीति आयोग। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे साथियों, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री थे। ये बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं जिसे नोबेल पुरस्कार मिला। बताइए कौन है ये? प्रोफेसर इकबाल यूनुस है, मोहम्मद इकबाल यूनुस है, या प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, या मोहम्मद शफीक यूनुस है? तो साथियों याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है, ये नोबेल पुरस्कार मिला था प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को मिला था। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा कि अगर आप भारत का विकास करना चाहते हैं तो बिहार के विकास के बिना संभव नहीं है? ये बात तो याद रखिएगा मेरे साथियों, क्या राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था? ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। APJ अब्दुल कलाम ये साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। नरेंद्र मोदी जी हैं। बताइए किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव ही नहीं है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। भाई जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह कैसा देश होगा? जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश क्या कहलाएगा? तो याद रखिएगा यहां पर अधिक पूछा गया है, क्या वह विकसित होंगे कि अविकसित होंगे कि विकसित होंगे कि अर्धविकसित होंगे? तो मेरे साथियों जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह क्या होंगे? वह विकसित होगा मेरे साथियों, विकसित। जैसे अमेरिका क्या है? विकसित है। पर भारत क्या है? तो भारत क्या है? विकासशील देश है। इसमें विकासशील नहीं है, विकसित विकासशील है मेरा भारत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। देखिए स्थापना कब हुआ? 1950, 1951, 2005 या 2015? हमारे नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए, इनको पसंद नहीं हुआ 2014 में, उन्होंने 2015 में क्या कर दिया भैया? चेंज कर दिया नाम। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, या राष्ट्रपति, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों मैंने पहले ही कहा कि योजना आयोग के अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं। और मैंने कहा था कि सबसे पहला जो हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है, या नीति आयोग उसको कहिए, तो याद रखिएगा हमारे मोदी जी हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो सेवा क्षेत्र आता है। क्या आता है मेरे साथियों? सेवा क्षेत्र आता है। कृषि क्या किस में आता है? तो प्राथमिक में आता है। उद्योग किस में आता है? तो द्वितीयक में आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। साथियों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा ना तो क्या कीजिएगा? सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, चलिए किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, उद्योग, या कोई नहीं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो द्वितीय क्षेत्र में कौन आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा मेरे साथियों उद्योग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी है? अर्थव्यवस्था बताइए, समाजवादी है, पूंजीवादी है, या मिश्रित है? तो ये पहले भी प्रश्न आया था, मेरा भारत कैसा है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है, दोनों है मेरे भारत में। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, गैस, या भूमिगत जल? तो याद रखिएगा मेरे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा भूमिगत जल है, क्योंकि ये सब एक बार इस्तेमाल करेंगे ना, दोबारा इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचेगा, खत्म हो जाएंगे। तो ये सभी अनवनीकरणीय है, ये तीनों अनवनीकरणीय संसाधन है, पर जल क्या है? नवनीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। भाई बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और झारखंड के अलग होने के बाद में तो सिर्फ यहाँ कुछ बचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है? तो खेती बाड़ी कर सकते हैं, यहाँ कृषि के क्षेत्र हैं। चलिए बिहार का स्थान क्या आता है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो याद रखिएगा हम लोग सब्जी के उत्पादन में दूसरे स्थान पर आते हैं, संपूर्ण भारत में दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। चलिए साथियों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यानी भारत से बेहतर पड़ोसी राज्य में पड़ोसी देश में किसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है? क्या श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है? किसका है भाई? देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल? तो देखिए नेपाल का तो बेहतर नहीं है मेरे भारत से, बांग्लादेश का भी नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, पर हमसे बेहतर कौन है? तो श्रीलंका है मेरे साथियों प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है ना, हमारे पड़ोसी है
चलिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पंजाब, बिहार, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या बिहार? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? बिहार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई। कब हुआ? जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई? क्या बताइए मेरे साथियों? 1901, 1905, 1907, 1912। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, ये जमशेदपुर में किसने किया था? जमशेदजी टाटा ने किया था इसकी स्थापना। और कब किया था? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। 2, 3, 4, अनेक। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, अर्थव्यवस्था के कितने हैं? तो भाई इसके 3 हैं। एक है पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक क्या है? मिश्रित। तो कितने हो जाएंगे इसके आंसर? 3। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित का पूछ रहा है। अमेरिका, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, तो विकसित कौन था? मैंने पहले भी ये क्वेश्चन को कराया है, ये अमेरिका हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका। तो याद रखिएगा हमने इस भी प्रश्न के बारे में बताया था कि रूस में क्या है? तो रूस में हमारे कैसी अर्थव्यवस्था है मेरे साथियों? तो समाजवादी है। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी। भारत में क्या है? तो मिश्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? कोयला, पेट्रोल, विद्युत, इनमें से सभी। तो याद रखिएगा ऊर्जा किसे मिलेगा? क्या कोयला से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। पेट्रोल से, पेट्रोलियम से भी मिलेगा। विद्युत से भी मिलेगा मेरे साथियों। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई कब हुआ? 1980, 1983, 1985, 1990। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1983। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। हमारे बिहार में भाइयों मुख्य साधन क्या है? जीवन निर्वाहन करने का, जीवन यापन करने का क्या उद्योग है बिहार के अंदर? साहब ये बिहार में तो उद्योग है ही नहीं। व्यापार तो होता है लेकिन ज्यादा नहीं होता। पर बिहार में सबसे ज्यादा क्या होता है? कृषि। बिहार में क्या होता है मेरे भाइयों? जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है मेरे बिहार में? तो भैया सिर्फ कृषि है, कृषि। यहाँ उद्योग नहीं है। चलिए इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा या परिवहन। तो याद रखिएगा मेरे साथियों कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आर्थिक क्रिया नहीं है बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में कौन सा देश देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए, चीन है, अमेरिका है, भारत है, इनमें से कोई नहीं। कई बार रिपीट हो रहा है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर होगा भारत। चलिए साथियों अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था कब से कब था? 1950 से 55, 1951 से 56, 1952 से 57, 1954 से 59। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों 1951 से 1956 प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। चलिए साथियों अगला देखते हैं प्रश्न। समय के विकास की प्रक्रिया संबंधित है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा सभी वर्गों से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम लाभ एवं अर्जित करने पर, या उत्पादन कुशलता पर, या लोक कल्याण पर। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। निजी और सार्वजनिक दोनों होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, जैसे मेरे भारत में है ना, दोनों पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक संवृद्धि का संबंध है अल्पकाल में, अल्पकाल से, या दीर्घकाल से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा मेरे साथियों, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों से संबंधित है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। बिहार एक राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, या खनिज प्रधान, या कृषि प्रधान। मैंने इस प्रश्न का भी आंसर पहले बताया है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो फिर से सुन लीजिए। बिहार क्या है? तो कृषि प्रधान है। क्या है मेरे साथियों? कृषि प्रधान है इसका सही आंसर। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी कैंसर रोग की तरफ किसने
कहा कि गरीबी जो है ना कैंसर रोग की तरह है। ये बात किसने कहा भाई? सच में पूछिएगा ना तो गरीबी जो है ना कैंसर बीमारी की तरह है। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा, अर्थशास्त्री मेडुइडिसन ने कहा, या प्रोफेसर लेविस ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, अर्थशास्त्री कौन थे? कुजनेट साहब थे। उन्होंने कहा कि गरीबी जो है ना वह क्या है? कैंसर की रोग की तरह है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है क्या है मेरे साथियों? राजक्रिया आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक अस्तित्व, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है ना यह प्रति व्यक्ति आय है। जैसे हमारे बिहार के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसलें या व्यावसायिक फसलें, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, हमारे बिहार के अंदर खाद्य फसलें भी होती हैं, व्यावसायिक फसलें भी होती हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, डेबिट कार्ड है ये संबंधित है किससे? तो भाई सब डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, सब बैंकिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। ठीक है मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता था पहले योजना आयोग, अब नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो भाई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो प्रधानमंत्री। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है क्या है? तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, या निर्धनता विवरण, या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है ना? तीव्र आर्थिक विकास भी होगा, उत्पादक रोजगार का सृजन, और निर्धनता निवारण भी किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो मत्स्य पालन हो या पशुपालन हो, यह दोनों प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं और इसे कृषि सेक्टर भी कहते हैं। तो किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं सेवाएं, आवास, या उपयुक्त सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सामाजिक संरचना का अंग है। तो सामाजिक संरचना का अंग में शिक्षा भी आता है, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य का सेवा, हॉस्पिटल भी है, आवास भी बना के दिए जाते हैं। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक है वह देश कहलाता है। भाई क्या कहलाता है? अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, या विकासशील? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह विकसित होगा। इसका सही आंसर है विकसित। भारत क्या है? भारत ये वाला है, विकासशील वाला है। ठीक है ना? तो ये भारत के बारे में नहीं पूछा है, पूछा है कि देश के राष्ट्रीय आय अधिक होंगे वह देश कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं कि जीवन की भौतिकी गुणवत्ता का सूचक है क्या है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, या ये सभी? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जीवन प्रत्याशा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? क्या है? भाई प्राकृतिक संसाधन है, सामाजिक संस्थाएं हैं, तकनीकी विकास है, मानवीय संसाधन है। याद रखिएगा मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सामाजिक संस्थाएं। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात एवं संचार, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसमें से कौन होगा? इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो यातायात एवं संचार हो जाएंगे। ठीक है मेरे साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? भाई हमारा बिहार जो पिछड़ रहा है इसका मुख्य कारण क्या है वह बताइए। क्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, या कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जनभार है, या बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप है, या उपयुक्त सभी है? तो मेरे साथियों याद रखिएगा, जनसंख्या भी बिहार का बढ़ रहा है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है, और बाढ़ और सूखा का प्रकोप भी देखने को मिलता है। क्योंकि उत्तर बिहार में देखिएगा, उत्तर बिहार में तो बिहार में क्या होता है? बाढ़ ज्यादा रहता है। ठीक है ना? और सूखा कहाँ आता है? दक्षिण बिहार में होता है। तो भैया दोनों प्रकोप है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है क्या? होता है जीविका उपार्जन होता है, मनोरंजन, या ये दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, तो क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। ठीक है मेरे साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिकी संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें
सभी संसाधनों से। बताइए मेरे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इनमें सभी संसाधनों से होता है। ठीक है साथियों, चलिए 50 को क्वेश्चन हमने कहा था कि कराएंगे। आज मैंने इकोनॉमिक्स के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए थे। फिर आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सेकंड चैप्टर के 50 प्रश्नों को लेकर आएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।